नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में दो इश्यूज काम के हैं। एक तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इंडिया में ब्रांच ओपन करने से संबंधित है, दूसरा आर्टिकल फैमिली प्लानिंग से संबंधित है। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, वैक्सीनेशन जरूरी है लेकिन ये सब काम मत करो। जैसे सरकार बोलती है ना कि बिना वैक्सीनेशन के आपको अलाउ नहीं करना दिया जाएगा। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, दूसरे राज्य में जाते हो तो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होता है। कई सारे होटल्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उसके बाद एंटर करने देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 के अनुसार देखो, हर एक पर्सन को पूरा अधिकार है अपनी बॉडी के ऊपर। इंडिविजुअल का अधिकार है बॉडी की इंटीग्रिटी का और पर्सनल ऑटोनॉमी का। तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब होटल में जाने से रोका नहीं जा सकता अगर उसने वैक्सीन नहीं ली है। लेकिन देखो, ये जजमेंट ना अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना ये ऑर्डर देने के लिए ना टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का सहारा लिया। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो यहीं पर मैं आपको इस टेस्ट के बारे में बताता हूं। पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, पुराने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, फिर भी रिवाइज करवा देता हूं। देखो, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये कहता है, अगर कभी भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी या फिर बॉडीली इंटीग्रिटी इनका वायलेशन होता है ना, तो 3 पैरामीटर्स पर टेस्ट करना जरूरी है। सबसे पहले, इनका जो वायलेशन हो रहा हो ना, प्रॉपर कानून के तहत हो रहा हो। जैसे वैक्सीन को मैंडेटरी बना दिया, अब कहने को ये राइट टू प्राइवेसी और बॉडीली इंटीग्रिटी का उल्लंघन है, लेकिन ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के पहले पैरामीटर पर खरा उतरता है। क्यों? क्योंकि राइटर के अनुसार जो 1897 का एपिडेमिक एक्ट है ना, वो इजाजत देता है। इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है 2005 का। इसके अनुसार सरकार जो है एक्शंस ले सकती है महामारी को रोकने के लिए। तो इसलिए जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पहला पैरामीटर है, जब भी आप फंडामेंटल राइट का, राइट टू प्राइवेसी और बॉडीली इंटीग्रिटी का वायलेशन करो, वो कानून के तहत होना चाहिए। तो कानून है, कौन सा कानून है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, एपिडेमिक एक्ट है 1897 का। तो पहला पैरामीटर पास हो गया। अब दूसरा पैरामीटर ये कहता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, कि जो प्रपोज्ड एक्शन है, जैसे इस केस में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वैक्सीन को मैंडेटरी बनाया जा रहा है, तो इसका ना एक लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए। अब आप बताइए, वैक्सीन को मैंडेटरी बनाने का लेजिटिमेट स्टेट एम तो है ही ना। क्या है? महामारी को रोकना, क्योंकि प्रॉपर डेटा मौजूद है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो कम बीमार हो रहे हैं और कम ट्रांसमिशन हो रहा है महामारी का, मतलब बीमारी का। तो मैंडेटरी बनाना वैक्सीन को ये जरूरी है सरकार के लिए। सरकार का एक एम है कि कम लोगों की डेथ हो, महामारी आगे ना बढ़े। तो दूसरा पैरामीटर भी पास हो गया। अब तीसरा पैरामीटर ये है, जब सरकार ये इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे ना, राइट टू प्राइवेसी और बॉडीली इंटीग्रिटी, बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपको याद हो जाए, ये जरूर देखें क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद है, क्या कोई लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर मौजूद है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेना जो अभी आप ले रहे हो। अब आप बताइए, वैक्सीन को सरकार ने मैंडेटरी बनाया, वैक्सीन के अलावा इस महामारी को रोकने का दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? कोई है ही नहीं, वैक्सीन ही एक अल्टरनेटिव है। तो सरकार के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। यही एक तरीका था महामारी को रोकने का कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मैंडेटरी बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। तो तीसरे पैरामीटर पर भी ये खरा उतरता है। तो राइटर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। सरकार जो वैक्सीन को मैंडेटरी कर रही है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन वैक्सीन को मैंडेटरी कर रहा है तो वो सही है। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गलत है। समझ गए? 3 जो पैरामीटर्स हैं वो आपको फिर से बता सकता हूं। पहला, वायलेशन अगर हो तो कानून के अंडर होना चाहिए, कानून है इस केस में एपिडेमिक एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दूसरा, एक स्टेट का लेजिटिमेट एम होना चाहिए वायलेशन करने के लिए, इस केस में है महामारी को रोकना एम। तीसरा, यह देखना जरूरी है क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद है जिससे कम रिस्ट्रिक्शन लगे, इस केस में नहीं है। तो तीनों पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। मैंडेटरी बनाना वैक्सीन को, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है।
तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया शुरुआत में थोड़ा सा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे कि देखो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब के द्वारा इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करने से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी के प्रोविजंस के हिसाब से कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे देश में अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में ब्रांच ओपन करने की इजाजत दे दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इस पॉलिसी में कहा गया कि टॉप 100 में जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज आती हैं ना, वो इंडिया में अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश कर सकती हैं, यानी इंडिया में भी अपना कैंपस खोल सकती हैं। वो कैंपस एक प्रकार से मेन यूनिवर्सिटी के ब्रांच के तौर पे काम करेगा। जैसे फ्रेंचाइज सिस्टम होता है ना, मेन तो जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ही रहेगी, लेकिन ब्रांच इंडिया में रहेगी, यूं कह सकते हो एक फ्रेंचाइज इंडिया में आ जाएगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंडिया ने अलाउ कर दिया था, लेकिन कंडीशंस काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक थी। ज्यादा आई नहीं यूनिवर्सिटीज हमारे देश में ब्रांच ओपन करने के लिए, ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स निल रहा। फिर इसके बाद फरवरी 2022 में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि जो वर्ल्ड क्लास की फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इजाजत दी जाएगी कि वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपनी जो ब्रांच है वो ओपन कर सकती हैं। यहां इस सिटी में, गिफ्ट सिटी में जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांच ओपन करेगी ना, उन पर किसी प्रकार का कोई डोमेस्टिक कानून, डोमेस्टिक रेगुलेशन लागू नहीं होगा। जैसे अभी तो आपको पता है देश में दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर यूजीसी के नॉर्म्स लागू होते हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा गुजरात की गिफ्ट सिटी में सरकार का प्लान यह है गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी के तौर पे डेवलप करना। तो इस सिटी में अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी आती है तो डोमेस्टिक रेगुलेशंस लागू नहीं होंगे। यह बात बोली थी वित्त मंत्री ने। इसके बाद जो हमारे देश में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है डॉक्टर सुभाष सरकार, यहां पर देखिए नीचे, इन्होंने बोला 2 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए, यानी इंडिया में भी अपना कैंपस सेटअप करने के लिए। एक फ्रांस का, एक इटली का। हालांकि बाद में पता लगा डॉक्टर सुभाष सरकार मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन इटली के जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूटो मेरनगोनी, ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 2022 में यूजीसी ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की और उस कमेटी को काम दिया कि टॉप 500 में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं उसके लिए आप रेगुलेशंस ड्राफ्ट करो। क्योंकि अभी तक देखो सरकार को यह समझ में आ गया था सिर्फ अगर आप अपने दरवाजे खोल रहे हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए, हमारे देश में ब्रांच इस्टेब्लिश करने के लिए, वो नहीं आएंगे, वो अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं करेंगे। आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी, आपको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस आसान बनाने होंगे, तब जाके फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए। वैसे देखो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज अगर हमारे देश में ब्रांच कैंपस ओपन करती है ना, तो ये एक अच्छा आइडिया होगा। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करेगी तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोकल यूनिवर्सिटीज को भी। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन की नोएडा में, तो देखो उस लोकल ब्रांच में क्या करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, क्या कुछ इनोवेटिवनेस है सिलेबस में, पढ़ाने का तरीका कैसे अलग है एज कंपेरिजन टू हमारे देश में यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, कैसे नॉलेज ट्रांसमिट की जाती है बच्चों को, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए आइडियाज निकल के आएंगे टीचिंग से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, तो फायदा तो होगा। बट देखो यहां पर ना एक दिक्कत ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज तो ना प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज इंडिया में आके अपनी ब्रांच ओपन करती हैं, सारा का सारा फोकस नए आइडियाज पे ना होके, अच्छी टीचिंग पे ना होके सिर्फ इस बात पे है कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, फिर तो देखो नुकसान हो जाएगा देश को। अभी फिलहाल अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने ना अलग अलग देशों में 300 से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करके रखी हैं, और
रिजल्ट कैसा रहा है? मिक्स्ड रहा है आप कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ यूनिवर्सिटीज तो पैसा बनाने पे ज़्यादा फोकस करती हैं, तो इनको कैसे रोका जाए देश में आने से, ये सरकार को सोचना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, सिंगापुर में येल यूनिवर्सिटी और सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इनका कोलिशन था, अलायंस था। हालांकि अलायंस कोलिशन ये पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में टर्म से इस्तेमाल की जाती हैं, कह सकते हो पार्टनरशिप थी इन दोनों के बीच में, एग्रीमेंट था, लेकिन जो हाल ही में टूट गया 10 साल चलने के बाद में। अगर अभी फिलहाल बात करें, क्या हमारे देश के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करके रखी है? बिल्कुल। जैसे देखो, आईआईटी बॉम्बे और मुनास रिसर्च एकेडमी, इनके द्वारा ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली एकेडमी ऑफ रिसर्च, पूरा नाम कुछ इस प्रकार से है, UQIDAR। देखो ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड मुनास रिसर्च एकेडमी, दोनों ऑस्ट्रेलिया की हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मीपा, मेलबोर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमी। ये तो देखो इंडियन इंस्टीट्यूट्स का और ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें ना जॉइंट डिग्री अवार्ड की जाती है इंडिया की तरफ से, या तो IISc बेंगलोर होगा, या फिर IIT मद्रास, या फिर IIT कानपुर, या फिर IIT खड़गपुर, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। तो जो जॉइंट डिग्री मिलेगी ना, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न और दूसरा इंडिया के इनमें से किसी इंस्टीट्यूट की, तो इस जॉइंट डिग्री की ना दोनों देशों में मान्यता प्राप्त होगी, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ये हमने कुछ करंट इनिशिएटिव्स डिस्कस किए। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जब हमारे देश में आएंगी तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज पिछड़ जाएंगी। नहीं, देखो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हमारे देश में हाईली फंडेड हैं, सब्सिडाइज्ड हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का चार्म तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, उनका कंपटीशन हो जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस के साथ में, जो कि एक अच्छी चीज है। हेल्दी कंपटीशन तो अच्छा होता है ना, जब हेल्दी कंपटीशन होगा हमारे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे जो ब्रांच खुलेगी उनके बीच में, तो फिर नए नए आइडियाज निकल के आएंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया, करिकुलम में इनोवेशन आएगा, पढ़ाने के तरीके में इनोवेशन आएगा, कैसे इंस्टीट्यूशन को गवर्न किया जाता है इस तरीके में इनोवेशन आएगा। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस यहाँ पे एक प्रकार से एजुकेशनल लेबोरेटरी का काम करने लगेंगी। आज के समय में देखो, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक इमर्जिंग हायर एजुकेशन पावर के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स है। आपको पता है हमारे देश से बहुत स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। यूनेस्को का आंकड़ा है 4,61,792। पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ दे नहीं रखा, ये ईयर का डेटा है, कितना डेटा है, इतना तो साफ करना चाहिए। खैर, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आना चाहेंगी, क्योंकि देखो जब इंडिया में वो अपनी ब्रांच ओपन करेंगी ना, तो वो अपने होम कैंपस में, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करती है, तो उसे भी इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के बिजनेस के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और ये चीज़ें काम आएंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अपने होम कैंपस में। लेकिन बात वही है कि इतना आसान नहीं होगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अट्रैक्ट करना। इंसेंटिव देने पड़ेंगे उनको। जैसे काफ़ी सारे देशों ने ना सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके, वो हमारे देश में आके ब्रांच खोलें। तो इंडिया को भी कुछ इंसेंटिव देने पड़ सकते हैं। वैसे देखो, वो यूनिवर्सिटीज़ आसानी से इंडिया में आ सकती हैं, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ना ऐसे कोर्स हैं जो इंडिया पर फोकस्ड हैं। जैसे आपको पता है JNU वगैरह में कोर्स चलते हैं, चाइनीज स्टडी, अफ्रीकन स्टडीज़। वैसे भी कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ना इंडिया से संबंधित कोर्स चलते हैं, इंडिया पे फोकस्ड। तो वो यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा आसानी से इंडिया में आ सकती हैं। या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर NRI, हमारे नॉन रेजिडेंट इंडिया, टॉप पोजीशंस पर हैं, वो आसानी से इंडिया में आ सकती हैं। या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जिनका ऑलरेडी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन है, वो इंडिया में आसानी से आ सकती हैं। तो पहले तो देखो इन सब इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना चाहिए इंडिया में लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो एक बड़ा चैलेंज ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में ना काफ़ी डेली है। रेड टेपिज्म अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशन से इतने टाइट हैं, ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटीज़ आना चाहें लेकिन टाइट रूल्स के चलते
उनका मन बदल जाए कि नहीं यार, मतलब यहाँ पर काम चलाना बहुत मुश्किल है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ना, वो नहीं आनी चाहिए, आसानी से उनको लाइसेंस मिल जाए जो इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करना चाहती हैं। इसके अलावा सरकार और कुछ क्या कर सकती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए? अगर देखो होम इंस्टीट्यूशंस में वो पैसा वापस भेजना चाहती है ना, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इंडिया में ब्रांच ओपन की, यहां से प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट अगर कमाया है तो प्रॉपर टैक्स लगा के वापस अगर वो भेजना चाहते हैं अपने होम इंस्टीट्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसानी से वीजा मिल जाए फॉरेन स्टूडेंट्स को भी और फॉरेन फैकल्टीज को भी, ये भी सरकार प्रोविजन करे। फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए, अगर कुछ प्रायोरिटी एरियाज में ब्रांच फोकस करती है, जैसे मान लीजिए नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब इस क्षेत्र में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी फोकस करती है तो इंडिया को ही फायदा होगा ना आखिरकार, तो उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे देश में ब्रांच ओपन करेंगी तो स्किल रिक्वायरमेंट एड्रेस होंगी, एजुकेशन की नई नई अप्रोचेज इमर्ज होकर आएंगी, तो बहुत फायदा होगा। इंडिया क्या कर सकता है, दूसरे देशों से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकता है। जैसे मान लीजिए सिंगापुर ने ऑलरेडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर रखा है ब्रांच ओपन करने के लिए, तो इंडिया सिंगापुर के एक्सपीरियंस से सीखे कि वहां पे क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, उसके बेस पे एक क्लियर पॉलिसी ड्रा करे ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे देश में आसानी से आके काम कर सकें और कुछ यूनिवर्सिटीज जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आना चाहती हैं वो दूर रहें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज के इंडिया में ब्रांच ओपन करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो फैमिली प्लानिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो वैसे तो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा रिलीज हुआ जिसमें कहा गया कि 2019-21 में देश में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना घट के 2.0 हो गई। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब अपने जीवन काल में महिला के द्वारा एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, जबकि यही टोटल फर्टिलिटी रेट 1990-92 में कितनी थी, 3.4। लेकिन देखो दो थीम्स ऐसी हैं जिन पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, हमारे देश के कुछ राज्यों में खास करके त्रिपुरा में और मेघालय में डेटा पता किसका है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का। तो इनके डेटा के अनुसार कुछ राज्यों में जैसे त्रिपुरा में और मेघालय में एडोलसेंट चाइल्ड बियरिंग देखने को मिल रही है। मतलब किशोर अवस्था में जो युवा होते हैं ना वो बच्चों को जन्म देते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है जिसकी एज 18 से कम है, उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे को पाल रही हैं, तो ये है एडोलसेंट चाइल्ड बियरिंग। तो कुछ राज्यों में जैसे त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर एडोलसेंट चाइल्ड बियरिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कोविड-19 की वजह से देखो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए, तो यूथ और महिलाओं की जो क्षमता है ना, कैपेबिलिटी है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित डिसीजन लेने की, वो प्रभावित हुई होगी। इसलिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और फैमिली प्लानिंग को पूरा करना है 2030 से पहले, तो देखो हमें ना सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन के लिए बल्कि यूथ के लिए भी फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो सर्विसेज हैं वो इंप्रूव करनी होगी। मतलब सिंपल भाषा में ये इंश्योर करना होगा ना सिर्फ देश के एडल्ट बल्कि यूथ भी आसानी से फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। इंडिया में देखो जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं ना, उन्होंने इंडिया के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे मिशन परिवार विकास है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे देश में जो सिटीजन्स हैं वो हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस को अवेल कर सकें। जैसे देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव अगर अवेलेबल होते हैं किसी के पास में तो वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकता है कि अभी बच्चा पैदा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव है ही नहीं उसके पास, उसकी एक्सेस ही नहीं है, फिर तो आपको भी पता है बच्चा पैदा हो जाएगा ना चाहते हुए भी। तो कहने का मतलब ये है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट जो है इसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है, स्पेशली फीमेल नॉन यूजर्स फ्रॉम वल्नरेबल कम्युनिटीज। वल्नरेबल कम्युनिटीज में वो महिलाएं जो इनका इस्तेमाल अभी नहीं करती हैं, और इसके साथ साथ मेल भी। देखो अभी तक के हमारे देश में जो फैमिली प्लानिंग से संबंधित प्रोग्राम है ना वो फीमेल पे ज़्यादा फोकस करते आए हैं, मेल पे कम फोकस करते हैं। तो मेल पर भी फोकस करने वाले फैमिली प्लानिंग से संबंधित प्रोग्राम्स होने चाहिए।
जैसे शुरुआती एज में ही काउंसलिंग की जा सकती है हस्बैंड वाइफ की कि देखो फैमिली प्लानिंग जो है वो जॉइंट चॉइस होनी चाहिए, दोनों मिलकर डिसाइड करो कि कब बच्चा पैदा करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मेल को भी समझ में आएगा कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इस पर मिल के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पालना सिर्फ महिला का काम नहीं है, पुरुष का काम भी है। दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, हेल्थ वर्कर्स की कैपेसिटी को मजबूत किया जाए। जैसे देखो फैमिली प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है फैमिली प्लानिंग से संबंधित कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कोई टेबलेट है या फिर कॉन्डम है, कहाँ से प्रोक्योर हो रही हैं, कहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे कितनी कंजम्पशन है, उन सबको मैनेज करता है ये सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हेल्थ वर्कर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको मजबूत किया जा सकता है और देश के हर एक इलाके में ये इंश्योर किया जा सकता है खास करके जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक्सेस कर सकें। और प्राइवेट और पब्लिक जो एजेंसीज हैं मिलकर काम कर सकती हैं। जैसे देखो इंडियन पोस्ट है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है कोरियर की, उनके साथ टाई अप किया जा सकता है वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को पहुंचाने के लिए जहां पे अभी एक्सेस कम है। समझ गए? तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है। पॉइंट ये है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को इंश्योर किया जा सकता है नए नए आइडियाज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो जो ये फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम है ना, ये वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच पे ना चलें। जैसे पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं, जैसे एडोलसेंट के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, एजुकेटेड लोगों के लिए अलग, नॉन एजुकेटेड लोगों के लिए अलग। तो देश की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्शन के लिए ये प्रोग्राम चलें। ऐसा नहीं कि सेम प्रोग्राम आपने चला दिया देश के सभी लोगों के लिए, क्योंकि यूथ भी जो है ना वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ गांव में रहते हैं कुछ शहरों में रहते हैं। तो उनके बैकग्राउंड को देखते हुए उनको टारगेट करना जरूरी है। तो ये 4-5 ऑप्शंस, 4-5 सजेशंस राइटर देते हैं फर्दर हमारे देश में फैमिली हेल्थ प्लानिंग के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 2 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।